एवरीवन। ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में मैंने बनाया है। इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब कांग्रेस ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस को जीत लिया था तो उन्होंने क्या काम किया, किन सेक्टर्स पे अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से किन किन रिफॉर्म्स को लाने की उन्होंने कोशिश की, कहाँ वो सक्सेसफुल रहे और कहाँ वो फेल हुए और किन कारणों से वो फेल हुए। अब कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज को फॉर्म किया। बॉम्बे, मद्रास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और बाद में लेटर ऑन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम। यहाँ पर कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज थी वो फॉर्म की। अब गांधी जी की एडवाइस थी कि ठीक है, लेट्स मेक एंट्री टू द काउंसिल्स, जॉइन द ऑफिसेस, या फिर ऑफिसेस को एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम अपने काम को करोगे तो बहुत टाइटली मत करना, मेक इट वेरी लाइट। तुम्हारा जो काम है, हमारा जो मकसद है वो देश को आज़ादी दिलाना है। ब्रिटिश रूल बुक के हिसाब से हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना नहीं है, ठीक है। सो ही मेंशन दैट दीज ऑफिसेस शुड बी सीन एज क्राउन ऑफ थ्रोन्स। जो कुर्सी तुम्हें मिली है ये एक सिंहासन है, ये एक क्राउन है थॉर्न्स का। तो अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारा जो मेन गोल है नेशनलिज्म का, देश को आज़ादी दिलाने का, वो इन ऑफिसेस को एक्सेप्ट करते ही और तीव्रता से तुम्हें हासिल करने की कोशिश करनी है, ना कि पावर और अथॉरिटी मिलके तुमने मज़े करने हैं वहाँ पे। So Gandhi urged congressmen to prove that Congress could rule with least assistance from police and army also. वर्क अंडर कांग्रेस कमेटीज। अब क्या क्या काम किया कांग्रेस ने वो देख लेते हैं। कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज फॉर्म की थी उसमें कुछ बेसिक लिमिटेशंस थी, ठीक है। यहाँ पर दे कुड नॉट वेल थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेशन, वो बेसिक इम्पीरियल कैरेक्टर जो था ब्रिटिश का उसे चेंज नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे मैंने बताया कि मेन काम क्या है, नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाने का, लेकिन जब उन्होंने ऑफिसेस को एक्सेप्ट करके काउंसिल्स में एंट्री कर ली तो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश की सरकार चला रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे, वड़ा दे आर जस्ट मोहराज ऑफ ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ फील कर रहे थे कि हम इम्पीरियलिज्म को या उसके फीचर्स या कैरेक्टर को कम नहीं कर रहे, ना ही हम नेशनलिज्म को बढ़ावा दे पा रहे हैं और ना ही हम अपना जो एक रेडिकल एरा है जो हम चाहते हैं फिर से लोगों को इकट्ठा करना और मास मूवमेंट करवाना, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रोविंसेस में टोटल 28 महीने रूल किया। 28 महीनों के बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते रेजिग्नेशन वो आगे समय में वो देने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बेसिक सिविल लिबर्टीज़ के लिए कुछ काम किए, कुछ एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किए, इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किए। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल रहे थे और कुछ हद तक वो फेल भी रहे। अब सिविल लिबर्टीज़ में उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने दे फ्रेम्ड लॉज, सम लॉज एंड दे रिपील्ड द लॉज दैट गेव पावर्स टू इमरजेंसीज। जो भी लॉ इमरजेंसी पावर्स के लिए फ्रेम किया गया था या सरकार को इमरजेंसी पावर प्रोवाइड कर रहा था, उन्होंने वो सारे के सारे लॉज रिपील कर दिए थे। इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस पर जो बैन हटा था, ठीक है, जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग्स, या फिर जो नेशनलिस्ट बुक्स थी या फिर जर्नल्स जो लिखे गए थे उन पे जो सरकार ने बैन लगाया था, उन सभी चीज़ों पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, बुक्स और लिटरेचर पे, जर्नल्स पे इन्होंने बैन हटा दिया था। प्रेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी वो अब लिफ्ट अप करवा दी थी। जो जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया था वो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। जिन जिन लोगों के आर्म्स के लाइसेंस और उनके हथियार को कॉन्फिस्केट किया गया था उन्हें भी उन्होंने रिस्टोर करवा दिया था। पुलिस की जो अनकंट्रोलेबल और लिमिटलेस एक्सेसिव पावर्स थी उन्हें कर्ब किया गया था।
और जो सीआईडी थी उस समय, पहले भी हमने पढ़ा था कि गांधी की डिमांड है कि सीआईडी में रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उसे फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो यहाँ पर जो सीआईडी जो काम करती थी पॉलिटिशियंस को शैडो करने का, घेराव करने का, उस पर भी उन्होंने कंट्रोल वो लेकर आए थे। दिस स्टॉप्ड इट्स एक्टिविटीज़। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज थे जेलों में बंद, उन्हें रिलीज़ किया गया, करवाया गया। और लोगों के जो डिपोर्टेशन और उन्हें डिटेन करने के जो ऑर्डर्स थे उन्हें उन्होंने हटा दिया था। बॉम्बे में जो लोगों की लैंड कॉन्फिस्केट की गई थी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसे भी उन्होंने रिवोक कर दिया था। यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते उनकी पेंशन्स को बंद कर दिया गया था, उन्हें उन्होंने रिस्टोर करवा दिया। ऐसे छोटे छोटे जो लोगों के लिए सोशल वर्क टाइप के काम थे वो यहाँ पर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो कर रही थी यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सरकार के अपने एडमिनिस्ट्रेशन के चलते उन्होंने जो सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ थी या लोग जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ हमारे देश के जवान जो थे, मिनिस्टर्स थे, वो उन लोगों को, अपने भाइयों को जेल में बंद करने का काम भी कर रहे थे। यूसुफ मेहरौली, a socialist, was arrested by Madras government for speeches and later he was released. नाम क्या था? यूसुफ मेहरौली एक सोशलिस्ट थे। मद्रास की सरकार ने इन्हें इनकी भड़काऊ स्पीचेस, मतलब देशभक्ति के स्पीचेस मैं बोलूँगी, भड़काऊ तो क्यों बोलूँ, उन स्पीचेस के लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इन्हें रिलीज़ करवाया गया। एस बाटलीवाला, ये भी एक सोशलिस्ट थे जिन्हें मद्रास गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था फॉर सेडेशियस स्पीच, तो इन्हें 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के होते हुए भी लोग बेचारे जो थे वो सफ़र कर रहे थे अपने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को, या अपने जो काम थे जिससे वो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा था। वहीं हमारे के.एम. मुंशी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में उस समय जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आगे टाइम में आएगी उसमें के.एम. मुंशी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। तो के.एम. मुंशी बॉम्बे के होम मिनिस्टर थे और इन्होंने ही यूज द सीआईडी अगेंस्ट कम्युनिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, जो भी अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं लोगों के। के.एम. मुंशी ने, ये बॉम्बे के होम मिनिस्टर हैं ऑफ बॉम्बे, इन्होंने कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट सीआईडी लगाई हुई थी और इन्हें बेचारे जेलों में बंद किया जा रहा था। वहीं एग्रेरियन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो थी वो ओवरऑल कुछ खास काम नहीं कर पा रही थी। इसके बहुत सारे रीजंस थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि अगर आप एग्रेरियन रिफॉर्म्स लेकर आओगे तो इंटरमीडिएटरीज बहुत ज़्यादा है सरकार और फाइनली टेनेंट्स या पेजेंट्स के बीच में कौन है? लैंडलॉर्ड्स है, ज़मींदार्स है। और ये ज़मींदार्स या लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो सोसाइटी की एक अलग स्ट्रॉन्ग क्लास को, रिच क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, जो कि ब्रिटिश के कहीं ना कहीं लॉयलिस्ट थे, और साथ में यही लोग मिनिस्ट्रीज़ का भी हिस्सा थे। तो कहीं भी अगर कांग्रेस के जो लोग थे वो पेजेंट्स और जो एग्रेरियन सोसाइटी के जो लोग हैं जो ऑप्रेस हो रहे हैं उनके लिए फेवर में अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्हीं के जो ऑप्रेसर्स थे, जो ज़मींदार्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो मिनिस्ट्रीज़ में बैठे थे या सरकार के साथ अच्छे कनेक्शंस बना के बैठे थे, लॉयलिस्ट थे, तो वो उन कामों को होने नहीं दे रहे थे। साथ में ही यहाँ पर इन मिनिस्ट्रीज़ के पास ना इतना अधिक पैसा था, ना रिसोर्सेज थे और ना पावर थी, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में रिफॉर्म्स लाना जो था वो बहुत ही एक मेजर काम था। जो शुरुआत से हम बात करें, बेचारे हमारे एग्रीकल्चरल क्लास जो थी वो पीछे की पीछे ही रही थी। ठीक है, यहाँ पर साथ में 1938 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एक जो डर था वो भी शुरू होने लग गया, तो इसकी वजह से भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं आ पाए थे। साथ में ही जैसे मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थी वो लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स और कैपिटलिस्ट से भरी पड़ी थी, डोमिनेटेड थी, स्पेशली इन यूपी, आसाम, बिहार, बॉम्बे एंड मद्रास एरियाज़। और साथ में ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स था पूरा एग्रीकल्चर का कि एकदम से तुरंत किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंच जाना कांग्रेस के लिए मुश्किल था, इसलिए वो मेजरली कुछ नहीं कर सके। लेकिन छोटे छोटे लेवल पर उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, लोगों को डेट रिलीफ दिलवाया था, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फ़ी जो लगती थी उससे उसे रिड्यूस करवाने की कोशिश की थी, जो रेंट के एरियर्स वो पे करते थे वो मिनिमाइज़ किए गए, और लैंड टेन्योर्स रिफॉर्म भी उन्होंने लाने की कोशिश की थी। तो बहुत मेजर काम तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जो पेजेंट्स थे उन्हें कुछ हद तक फ़ायदा हुआ। लेकिन वो लोग जिन्होंने आगे, मतलब जो बिल्कुल रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर काम करते थे, जैसे कि लेबरर्स, ऑक्यूपेंट्स या फिर सब टेनेंट्स,
उनके लिए वो मेजरली कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पर जो हमारे वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, इंडस्ट्री क्लास है, उनके लिए कुछ हद तक जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है वो अच्छा काम कर पाई थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ट्राइड टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। उन्होंने जो स्ट्राइक्स थी उनके समय में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, उनके डिमांड्स को अच्छा करने की कोशिश की गई थी। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल क्लास थी, जो कैपिटलिस्ट थे या मतलब जो मैनेजमेंट का हिस्सा थे लोग, और जो हमारी वर्कर क्लास है, इनके बीच में एक नेगोशिएटर या इंटरमीडिएटरी बन के, मीडिएटर्स बन के इनके जो गैप्स थे उन्हें कम करने की कोशिश की थी, और जो एक नेगोशिएशन है वो करवाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ हद तक ये अप्रोच बॉम्बे में इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो थी वो नहीं रही थी। तो इन्होंने जो ये काम किया था उस समय लेफ्टिस्ट की जो कम्युनिस्ट थे, जो लेफ्टिस्ट ग्रुप था, उसका कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो था वो देखने को मिला था, क्योंकि लेफ्टिस्ट जो थे वो कांग्रेस के काम से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, स्पेशली इन द एरिया ऑफ बॉम्बे। यहाँ पर कुछ हद तक जब सिचुएशंस बहुत बढ़ चुकी थी तो कांग्रेस के लोगों को, मिनिस्ट्रीज़ को 144 सेक्शन इम्प्लीमेंट करके लीडर्स को अरेस्ट भी करवाना पड़ गया था। लेकिन नेहरू जो थे वो ओवरऑल रिप्रेसिव मेजर्स जो मिनिस्ट्रीज़ ये काम कर रही थी उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो ओवरऑल एक यूनिफाइड फेस प्रेजेंट करना चाहते थे, तो उन्होंने ओपनली कभी भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ के अगेंस्ट कभी भी क्रिटिसिज्म व्यक्त नहीं किया था। वहीं जो गांधी थे वो वायलेंट और मिलिटेंट मेथड्स के पहले ही अगेंस्ट थे, तो वो लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकली एडुकेट करने का काम कर रहे थे। और साथ में ही वो कांग्रेस के लोगों से अपील कर रहे थे कि वो कॉलोनियल रूल के अंडर बहुत ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, अपने रियल जो उनका मोटो है, देश का एम है, जो नेशनलिस्ट गोल है, उसको याद रखें। साथ में ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो है वो उन्होंने सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स भी लाने की कोशिश की और कुछ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटीज़ भी की थी। इनमें से मेन था जो हरिजन वेलफेयर है, उन्होंने उसके लिए काम किया। टेम्पल एंट्री ऑफ हरिजन्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ को वो यूज़ कर पा रहे थे, स्कॉलरशिप्स देना शुरू की हरिजन्स को, एंड गवर्नमेंट सर्विसेज में और पुलिस सर्विसेज में उनके लिए उनका जो नंबर था उन्हें ज़्यादा रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। प्राइमरी, टेक्निकल और हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में काम करने की कोशिश की। खादी को इनकरेज किया थ्रू प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एंड मेजर्स, एंड देन प्रिजन रिफॉर्म्स लेकर आए। इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस को प्रमोशन को इनकरेज करने की कोशिश की। और वहीं इसी समय सुभाष चंद्र बोस की प्रेसिडेंटशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी भी सेटअप की गई 1938 में। दिस इज अ प्री क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में इस्टेब्लिश हुई थी और प्रेसिडेंट थे बोस। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ भी करवाने की कोशिश की उन्होंने, जैसे उन्होंने लिटरेसी कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करवाया, बार बार मास लिटरेसी कैंपेन्स लॉन्च करते रहे। जो कांग्रेस के पुलिस स्टेशन एंड पंचायत्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट किया। सेटिंग अप ऑफ कांग्रेस पुलिस स्टेशंस एंड पंचायत्स। कांग्रेस ग्रेवियंस कमेटी सेटअप की। और स्टेट लेवल पर लोगों के जो मूवमेंट्स थे उन्हें करवाने की कोशिश की, उन्हें लॉन्च किया। तो अगर हम ओवरऑल इनकी जो पार्टिसिपेशन थी या रिप्रेजेंटेशन थी उसका इवैल्यूएशन करें तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा किया है, उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, पर ओवरऑल ऐसा लिखा गया है बुक्स में और कहा गया है कि कांग्रेस जो थी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्ट रही और पावर और अथॉरिटी की जो भूख उनके अंदर जाग चुकी थी उससे खुद को दूर नहीं रख पाई थी। जिस पावर को उन्हें नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देने की और फिर से रिलॉन्च करने के लिए यूज़ करना चाहिए था, उस पावर का मज़ा जो थे वो कहीं ना कहीं खुद ले रहे थे। और यहाँ पर टोटल उनका, जैसे मैंने बताया, 28 मंथ का जो कांग्रेस रूल था वो ओवरऑल रहा था।
तो कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं लेकर आए थे, जो कि फर्दर इंडिया की जो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था। वो दे हैड द पावर, बट वो कहीं ना कहीं उसको पूरे तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस के लोगों के साथ। कम्युनल राइट्स बीच में हो रहे थे, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बट कुछ हद तक कई जगहों में उन्होंने कंट्रोल किए थे। और साथ में ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर काम हुआ था कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो एक अपनी मोनोपोली चलती थी, एक पावर चलती थी, उसे कहीं ना कहीं उन्होंने कम करने की कोशिश कर ली थी। और जैसे एग्रेरियन रिफॉर्म्स की मैं बात करूँ तो जैसे लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, कैपिटलिस्ट, इन लोगों का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा था। तो कुछ हद तक उन्हें पता चल चुका था कि अगर एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने हैं तो पहले इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। तो कुछ हद तक उन्होंने उसे भी करने की कोशिश की थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 आउटब्रेक हुआ तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड due to the outbreak or in the wake of World War II. अब यहाँ पर कांग्रेस जो था, अब इसके बाद प्रजामंडल मूवमेंट जो रीजनल लेवल पर चलने वाला था, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन जो थी वो डिसाइड करने वाली थी वेदर टू सपोर्ट प्रजामंडलिस्ट और नॉट। साथ में ही कहीं ना कहीं उन्होंने बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट 1938 को पास करके ऐसा कहा गया कि वर्कर्स के अगेंस्ट वो गए हैं, उन्होंने कैपिटलिस्ट का सपोर्ट किया है। तो उन्हें, जैसे मैंने बताया था कि लेफ्टिस्ट का जो सपोर्ट था, लेफ्टिस्ट का जो कम्युनिस्ट क्लास थी, उनका जो क्रिटिसिज्म था उन्हें बहुत झेलने को मिला। साथ में ही यहाँ पे मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस ने इतनी ज़्यादा डोमिनेशन दिखाई कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्हें अपना काम अच्छे से वो नहीं कर पाए, उनके साथ उन्होंने पावर शेयर नहीं की मुसलमानों के साथ। यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक परपुर कमेटी सेटअप हुई, परपुर कमेटी इन 1938 बाय मुस्लिम लीग। उन्होंने कांग्रेस पर एलिगेशन लगाया कि कांग्रेस ने उनके साथ पावर शेयर नहीं की, और इस चीज़ के लिए उन्होंने इस कमेटी को स्थापित किया था, जिसका काम था एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना ऑन द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस के लोगों ने उनके ऊपर क्या क्या एट्रोसिटीज़ और ब्रुटैलिटीज़ की थी और उनके साथ पावर शेयर नहीं की। इस कमेटी का काम था उन चीज़ों पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाना। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का रोल था वो ओवरऑल सेटिस्फाई नहीं रहा। जब इस कमेटी की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस को रीजनल राइट्स में इंटरफेयर करने का, कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स को कंट्रोल ना करने का इल्ज़ाम आया, उर्दू लैंग्वेज को सप्रेस करने का इल्ज़ाम आया, और हिंदी लैंग्वेज को फेवर करने का इल्ज़ाम आया। उन्होंने कहा कि उर्दू लैंग्वेज वॉज बीइंग सप्रेस्ड इन द वेक ऑफ और इन ड्यू टू द फेवरिज्म डन बाय कांग्रेस टूवर्ड्स हिंदी लैंग्वेज। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऑप्रेस किया गया इकोनॉमिकली और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उन्हें नहीं दी गई। कांग्रेस को ओवरऑल दे वर फोर्स्ड टू रियलाइज दैट बीइंग इन पावर वाज एक्चुअली रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ समझ में आ चुका था ओवरऑल कि पावर में रहना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत ही दो अलग बातें थी, और सारी सेक्शंस को एक समय में उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना जो था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 1939 ऑनवर्ड्स, जब सुभाष चंद्र बोस एज मेन लीडर आएंगे, उनकी INA की स्थापना होगी, फॉरेन में वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को आर्मी के लोगों को इकट्ठा करने वाले हैं, POWs को, और साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो हिंदुस्तान में चलने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।